सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। पाकिस्तान में इमरान खान साहब की तब्दीली कहां तक पहुंची 2.5 साल के बाद, इसका फ़ैसला तो पाकिस्तान के अवाम या इसके असरात तो पाकिस्तान के अवाम बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अमरीका में जो तब्दीली आई है, उस तब्दीली के असरात सिर्फ अमरीका तक महदूद नहीं होते, बल्कि अमरीका में जब भी 4 साल के बाद इलेक्शन हो तो उस तब्दीली के असरात दुनिया के हर खित्ते में महसूस किए जाते हैं। तो इस वक्त जो बाइडन जो अमरीका के सदर बने हैं, जो बाइडन जिनका पूरा नाम जोसेफ आर बाइडन जूनियर है, और ये 20 नवंबर 1942 में रियासत पेंसिल्वेनिया में एक मेहनत मजदूरी करने वाले माँ बाप के यहाँ पैदा हुए। 10 साल की उम्र में इनका ख़ानदान पेंसिल्वेनिया से अमरीकी रियासत डेलावेयर मुंतकिल हुआ। जो बाइडन के वालिद ने वहाँ कारों के सेल्समैन के तौर पर काम शुरू किया। 1965 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के मज़ामीन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। 3 साल के बाद इन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की। 1966 में जो बाइडन ने नीला हंटर नामी खातून से शादी की, जिससे उनके यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए। वकालत की डिग्री लेने के बाद वो अपने शहर विल्मिंगटन वापस आए और 4 साल तक अटर्नी के तौर पर काम किया। 1970 में उन्होंने न्यू कासल काउंटी का इलेक्शन जीता। फिर 2 साल बाद 29 साल की उम्र में वो अमरीकी सेनेट का इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए। अब आप अंदाजा करें कि वो किसी सरदार, वडेरे, जागीरदार या सरमायादार का बेटा नहीं है। उसकी कोई गुज्जर, अराई, सैयद, चौधरी, भुट्टो, जट वगैरह जैसी कोई बरादरी नहीं थी जो उसे सपोर्ट करती, बल्कि वो एक सेल्फ मेड इंसान था जिसने एक मिडिल क्लास गुमनाम अमरीकी शहरी की तरह वकालत से जिंदगी का सफर शुरू किया और अपनी मेहनत से अमरीकी सेनेट तक पहुंचा। यहां उसकी जिंदगी एक बहुत बड़े हादसे से दोचार हुई। अभी उसने अमेरिका के 5वें कम उम्र तरीन सेनेटर के तौर पर हल्फ उठाना था, लेकिन उससे पहले ही उसकी अहलिया नीला हंटर और 13 माह की बेटी कार हादसे में हलाक हो गए। उसके दोनों कम उम्र बेटे अस्पताल के बिस्तर मर्ग पर जख्मी हालत में पड़े थे। सेनेटर बनने के बाद जो बाइडन डेलावेयर से अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी मुंतकिल नहीं हुआ, बल्कि वो रोजाना अमरीका का सेनेटर होते हुए ट्रेन से वाशिंगटन डीसी जाता और रात को वापस पहुंचता ताकि वो अपने दोनों बच्चों को वक्त दे सके। 1977 में उसने एक स्कूल टीचर जिल जैकब्स से दूसरी शादी की, जिससे उसके यहां एक बेटी पैदा हुई। डॉक्टर जिल जैकब्स की उम्र इस वक्त 69 साल है और वो खुद को जिंदगी भर की मौल्लमा कहती हैं। वो इस बात पर फख्र करती हैं कि उनका काम पढ़ाना है और यही उनकी जिंदगी है। इस खातून ने 2 मास्टर डिग्रियां हासिल की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से PhD की डिग्री ली। जब जो बाइडन बाराक ओबामा के साथ अमेरिका का नायब सदर था तो उस वक्त भी ये खातून अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के नायब सदर की बीवी होते हुए नौकरी कर रही थी और यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी। वो 2009 में अमेरिका का नायब सदर बना, लेकिन उसे ये ओहदा हमारे नौवारिद सियासतदानों की तरह अचानक नहीं मिला कि जैसे वो एक पत्ता हिलाए किसी वसीयत या अपने खानवादे की वजह से अपनी अपनी पार्टियों के चेयरमैन या नायब सदर बन जाते हैं। बल्कि अमेरिका का नायब सदर बनने से पहले जो बाइडन ने 36 साल तक बतौर सेनेटर काम किया, जिसमें से वो 8 साल तक अमेरिका की जुडिशरी कमेटी का चेयरमैन, 4 साल सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी का चेयरमैन रहा। उसने घरेलू तशद्दुद के खिलाफ कानून साजी पर काम किया, असॉल्ट वेपन्स पर पाबंदी लगवाई। 1994 में उसने औरतों के खिलाफ तशद्दुद के कानून को मुतारिफ करवाया और उसी के लाए गए कानून की वजह से औरतों पर होने वाले तशद्दुद के जराइम में 15 सालों में 60% तक कमी आई और मुनशियात का कारोबार करने वालों के लिए उसने सख्त सजाएं मुतारिफ करवाई। वो 8 साल अमेरिका का नायब सदर रहा। बतौर नायब सदर उसने अमेरिका की मईशत और खारजा पॉलिसी पर तवज्जो दी। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने जो बाइडन को $787 अरब के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज का इंचार्ज बनाया, लेकिन उस पर $1 खुर्द बुर्द या करप्शन का इल्जाम कोई ना लगा सका। 2015 में जब वो अमेरिका का नायब सदर था तो उसकी जिंदगी एक हौलनाक हादसे से दोचार हुई जब उसका बेटा बो बाइडन दिमागी कैंसर के बायस हलाक हो गया। जब जो बाइडन का बेटा कैंसर के बायस शदीद अलील हुआ और उसने अपनी मुलाजमत से इस्तीफा देने का फैसला किया, तो जो बाइडन अमेरिका जैसे मुल्क का नायब सदर था, लेकिन अपने बेटे के खानदान की सरपरस्ती और परवरिश के लिए वो अपना घर बेचने पर मजबूर हुआ।
और उस वक्त के सदर बराक ओबामा ने जो बाइडेन को अपना घर फरोख्त करने से रोका और माली मदद की पेशकश की। अगस्त 2020 में जो बाइडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया, लेकिन सदारती उम्मीदवार नामजद होने से पहले अपनी ही पार्टी में उसे 28 दीगर उम्मीदवारों से मुकाबला करना पड़ा, जिसमें बर्नी सैंडर्स और एलिजाबेथ वारन जैसे उम्मीदवार शामिल थे। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कुर्रा जो बाइडेन के नाम निकला। 20 नवंबर को उसकी उम्र 78 साल हो चुकी थी और वो अमेरिका का सबसे उम्र रसीदा सदर बन गया है। आप अमेरिकी जमहूरियत का हुस्न देखें कि जो बाइडेन ने 1988 में भी सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन उसे एक इंतहाई मामूली से इल्जाम पर सदारती दौड़ से बाहर निकाल दिया गया कि उसने कुछ तकारीर ऐसी की थी जिनका कुछ हिस्सा एक बरतानवी सियासतदान की तकरीरों से चुराया गया था, जिसे प्लेजरिज्म कहते हैं। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान में हम लोग सियासतदानों के बड़े बड़े झूठ हजम कर जाते हैं, लेकिन उनका मुहासबा नहीं करते। हम सियासतदानों पर लगे करप्शन के बड़े बड़े इल्जामात निगल जाते हैं। हम लोग अपने हुक्मरानों के किरदार में पाई जाने वाली मुनाफकत, धोखा और फ्रॉड तक बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अमेरिका में जो बाइडेन को सिर्फ इतने से इल्जाम पर सदारती दौड़ से ही बाहर निकाल दिया गया कि उसने किसी और की तकरीरों में से कुछ हिस्सा उठाकर अपनी तकरीरों में शामिल कर लिया था। यह है अमेरिकी जमहूरियत, जिसकी बागडोर अब इस वक्त जो बाइडेन के हाथों में है। और जो बाइडेन एक ऐसे वक्त में अमेरिका के सदर बने हैं जब 4 साल तक डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स अमेरिका के सदर था, जिसने अमेरिका की अक़दार, रिवायात और उसकी परसेप्शन को दुनिया भर में बुलडोज किया। अब जो बाइडेन कैसे अमेरिका को और दुनिया को आगे लेकर बढ़ेंगे, इस पे बात करते हैं। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं। डॉक्टर रफ़त हुसैन साहब, पाकिस्तान के मारूफ माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे इस्लामाबाद से। सर आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उवैस सलीम साहब, एक अरसे तक सहाफ़त से भी वाबस्ता रहे, अभी दरस व तदरीस से वाबस्ता है, अमरीका में इस वक्त मौजूद हैं, हमें वहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कमर चीमर साहब, अगेन इंटरनेशनल स्कॉलर हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे, नबल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया चीमर साहब। उवैस सलीम साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। आप चूँकि अमरीका में मौजूद हैं, सबसे बड़ा चैलेंज आपको लगता है जो बाइडेन के लिए इस वक्त अमरीका की परसेप्शन को रिस्टोर करना है? अमेरिका की सोसाइटी, सोशल फैब्रिक्स को जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने तबाह किया है, और जो अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म का जो तस्वुर था, जो थॉमस जेफरसन का कि अमेरिका दुनिया में एक मुनफरिद कौम है, उसकी इनफरादियत को जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने मसक किया, ये जो बाइडेन 4 साल में कर सकेंगे रिस्टोर उसे? बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप इलेक्शंस इनॉग्रेशन डे से पहले जो बाइडेन ने जो गुफ्तगू की, जो मीडिया से खिताब किया अपने सदर मुंतखब होने के बाद, और ख़ास तौर पर उनकी इनॉग्रेशन स्पीच का जायज़ा लें, तो उन्होंने बारहा ये तो कहा कि वो जो एक अमेरिका का ग्लोबल चेहरा है उसको रिस्टोर करेंगे, डेमोक्रेटिक नेशन के तौर पर अमेरिका को दुनिया में मुतारिफ कराएंगे, अलायंसेस को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन ख़ास तौर पर उन्होंने डोमेस्टिक टेररिज्म का जिक्र किया। उन्होंने अपनी तकरीर में वाइट सुप्रीमिस्ट्स को ताकत के साथ कुचलने का जिक्र किया। सो उन्हें ये एहसास है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त जो चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप अपने 4 साल के बाद जिस तरह की पोलराइजेशन और जिस तरह की डिवीजन छोड़कर जा रहे हैं, ये उनका सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और लगता ये है कि वो इसके लिए अमली इक़दाम भी कर रहे हैं। इम्पीचमेंट की तरफ बात जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस जो हैं वो लाने की बात हो रही है। अगरचे इससे शायद डिवीजन और बढ़ेगी, और जो डोनाल्ड ट्रंप के हामी हैं वो ये कह रहे हैं कि इसका उनको सियासी नुकसान होगा, लेकिन वो पूरी तरह से ये इंदिया दे चुके हैं कि वो इसको जो है सियासी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी डील करने का इरादा रखते हैं। ये चैलेंज आसान नहीं होगा उनके लिए, लेकिन अगर वो इस पोजीशन से पीछे हटते हैं तब भी वो एक तरह से उन तमाम प्रॉमिसेस को जो उन्होंने इलेक्शन से पहले किए थे उन पर एक तरह से बैक ट्रैक करेंगे और एक रॉन्ग फुट पर अपनी प्रेसिडेंसी स्टार्ट करेंगे, जो वो नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि जो शुरू के एग्जेक्टिव ऑर्डर्स उन्होंने दिए हैं, वो चाहे मुस्लिम बैन का खात्मा हो, चाहे वो इमिग्रेशन रिफॉर्म हो, चाहे वो साउथ अमेरिका के साथ दीवार की तामीर रोकना हो,
वो तमाम जो है वो बेस करते हैं उन वादों पर जो उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपने वोटर्स से किए थे। तो यस, उनके इंटरनल चैलेंजेस इस वक्त उनके लिए एक तरजीह हैं, और जो फॉरेन पॉलिसी का मामला है वो साथ साथ कहीं ना कहीं चलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि ट्रंप के जाने के बाद, यानी जो कुछ ट्रंप ने किया अमेरिका के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, वहाँ की सोसाइटी में एक, यानी इलेक्शन नहीं मानता मैं, लोगों को प्रवोक करना, फनेटिसिज्म लेकर आना, वाइट सुपरमेसिस्ट को दोबारा से रिवाइव करना, वो जो डिवाइड ख़त्म हो रही थी ब्लैक और वाइट की, उसको दोबारा से फिर लेके आ जाना सोसाइटी में, ये चीज़ें रहेंगी, अब मुस्तकिल तौर पर हिस्सा बन गई हैं सोसाइटी का, जितना ट्रंप ने इनको इनकलकेट कर दिया था वापस, या ये ट्रंप के जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अब ये चीज़ें फिजल आउट होंगी? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये फॉल्ट लाइंस अमेरिकी सोसाइटी में हमेशा से मौजूद थी, ये ट्रंप के आने के बाद पैदा नहीं हुई, लेकिन तारीखी तौर पर कवानीन के जरिए जो दीगर मेयर्स अमेरिकी हुकूमतें लेती रही हैं, मसलन रेशल डिस्क्रिमिनेशन को हेट क्राइम के तौर पर पिछले सालों में डील किया जाता रहा है। 9/11 के बाद बहुत से ऐसे कवानीन बनाए गए जिसकी वजह से जो माइनॉरिटीज़ हैं वो थ्रेटेंड फील ना करें। डोनाल्ड ट्रंप ने इस डिवाइड को न सिर्फ रिकग्नाइज किया, बल्कि उन्होंने इसको एक तरह से सरकारी सरपरस्ती में प्रोवोक किया। एंड मेक नो मिस्टेक, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से जरूर गए हैं, लेकिन ट्रंपिज्म अमेरिका से नहीं गया है। जो अपने हामियों को वो पैगाम देना चाहते थे वो बेस लाइन तक पहुंच गया है। उनके हामी इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो इलेक्शन है वो चुराया गया है, जो बाइडेन एक फ्रॉडलेंट प्रेसिडेंसी 4 साल तक चलाएंगे, और उनके अंदर एक गम और गुस्सा पाया जाता है, जिसका इजहार हमने कैपिटल बिल्डिंग पर भी देखा चंद हफ्ते पहले। मेरा ये ख्याल है कि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो इस फीलिंग को किसी न किसी तरह परपेचुएट करती रहेगी, क्योंकि उन्हें ये रिकग्निशन हो गई है कि इस बुनियाद पर वोट लिए जा सकते हैं। और रिपब्लिकन पार्टी की जो पॉलिटिक्स है उसमें डोनाल्ड ट्रंप की एक अहमियत अगले 4 साल आपको नजर आएगी। वो जाते जाते ये पैगाम देकर गए हैं कि वी विल बी बैक इन सम फॉर्म। अभी से ये बातें शुरू हो गई हैं कि इवानका ट्रंप या उनकी फैमिली का कोई और शख्स 2022 में जो कांग्रेस के इलेक्शन होंगे उनमें इलेक्शन लड़ सकता है। अच्छा। 2024 में इलेक्शन, जो सदारती इलेक्शन है, वो लड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद या उनका कोई खानदान का फर्द सामने आ सकता है, और यही तमाम चीजें उनकी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होंगी। राइट। डॉक्टर रफत हुसैन साहब, अगर फॉरेन अफेयर्स के ऊपर बात करें तो एक तरफ आलम इस्लाम के साथ ताल्लुकात हैं, मिडल ईस्ट के साथ ताल्लुकात हैं, फिर ईरान के साथ एक अलहदा चैप्टर है, फिर चाइना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। तो अगर हम मुस्लिम वर्ल्ड के साथ अगर ताल्लुकात की बात करें तो मुस्लिम बैन तो उन्होंने ख़त्म कर दिया फ़ौरन जो बाइडन ने, लेकिन ये जो फनेटिसिज्म पैदा किया था ट्रंप ने, जो दोबारा से इस्लामोफोबिया की एक लहर शुरू की थी, इसके ऊपर जो बाइडन किस हद तक कामयाब हो पाएंगे इसको टोन डाउन करने में? जी देखिए, ये जो मुस्लिम ममालिक के ऊपर जो बैन लगाया गया था उसको रिवर्स करना और उसको अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हवाले से जो उन्होंने इक़दाम उठाया है वो बहुत ही एक ऐसा इक़दाम है, और उसका एक मकसद ये है कि किस तरीके से मशरिक़ वस्ता के सूरत हाल के ऊपर की सूरत हाल को, जो कि ट्रंप के ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा झुकाव हो गया था, और जो प्रो इजरायली और जो एंटी अरब और एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ का जो बयानिया जो था, जिसको ट्रंप के 4 साल के अंदर हवा दी गई, उसको रिवर्स किया जाए। तो उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि ये मुस्लिम ममालिक के लिए भी और मशरिक़ वस्ता की सियासत के हवाले से भी, जो इलाकाई सियासत है या मकामी सियासत है, उसके अंदर भी ये एक बहुत बड़ी खुशाइन तब्दीली होगी। अब ये देखना ही है कि क्या वो फ़लस्तीनियों के हकूक़ की एडवोकेसी कर सकेंगे, यानी जो 2 स्टेट सॉल्यूशन का फार्मूला जो कि पिछले 8 साल के अंदर वो जो ओबामा साहब ने भी इसका जिक्र किया, जिसके ऊपर जॉन कैरी ने अपनी स्पीच भी की, वो उसको किस हद तक जो है वो सामने ला सकते हैं ताकि
फ़लस्तीनियों के हकूक़ का मसला जो है उसको किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, देखें जो सिलसिला ट्रंप ने शुरू किया था कि हम वो तो चाहते थे कि 25 ऐसे ममालिक जिसमें मुस्लिम वर्ल्ड में से जिनको वो झुकाना चाहते थे और उनसे वो तस्लीम करवाना चाहते थे इसराइल को, और वो कामयाब भी हुए। 4 मुल्कों को उन्होंने कायल कर लिया और अभी उनके पास बोलत नहीं थी, वरना शायद वो अगला काम भी कर जाते। तो ये सिलसिला यही रुकेगा या जो बाइडन भी अब ये जो इसराइल को तस्लीम करवाना है कोर्सिवली या जिस तरह से भी वो करवाते रहेंगे जो बाइडन भी ऐसे ही? देखिए, जो इजराइल और जो अरब ममालिक के दरमियान जो मुफाहमत की फ़ज़ा जिसके लिए ट्रंप साहब ने बड़ी जाफिशानी से काम कर रहे थे, वो मेरे ख्याल को उसके अंदर एक स्लो डाउन होगा, उसके अंदर एक ठहराव पैदा होगा। और वो जो प्रेशर जो बहुत सारे जो अरब ममालिक के ऊपर ये था, जिसके खलीजी ममालिक भी हैं, सऊदी अरेबिया भी है, सूडान भी है और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो देखिए, जो 59 मुल्कों की जो OIC की तंजीम है, उसके हवाले से कुछ ममालिक ने तो अब्राहम अकॉर्ड को वो इसराइल के साथ एक मुफाहमत के तौर पे उन्होंने मान लिया। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर वो जो अमेरिका को सरपरस्ती थी इन इक़दामात के हवाले से, उसका जो है वो कम से कम मुझे नज़र आ रहा है कि वो उसके अंदर जो है वो एक स्लो डाउन होगा। और अमेरिका ये चाहेगा कि किस तरीके से, क्योंकि उनको पता है कि जिससे किसी कश्मीर का मसला साउथ एशिया के लिए सिग्निफिकेंट है, उसी तरीके से फ़लस्तीन का मसला जो है वो उसको हल किए बगैर, और ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीनियों के जो इलाके हैं जिनके ऊपर इजराइल ने कब्जा कर रखा है बशमूल गोलान हाइट्स के हवाले से, तो जब तक उनकी वापसी का कोई सिलसिला इसी किसी नहीं किया जाता और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए जो कोशिश जो है उसको पैरेलल ट्रैक पे नहीं लाएंगे, उस वक्त तक मशरिक़ वस्ता के अंदर जो अमेरिका की ख्वाहिश है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी हो, वहाँ पे अमन हो, वहाँ पे इस्तेकाम हो, वो किसी सूरत पे पूरा नहीं हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अपनी जो बाइडेन की जो प्रेसिडेंसी है, एटलीस्ट ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म, उनकी कोशिश होगी कि मशरिक़ वस्ता के अंदर जो झुकाव पैदा हो गया था प्रो इजरायली फोर्सेस के हवाले से, वाइट हाउस जिसकी सरपरस्ती कर रहा था और जेरेड कुशनर का जिसका आपने भी जिक्र किया, वो जिस तरीके से उसके लिए डीपली इन्वॉल्व थे, और उसी के तहत जो है वो यरूशलेम के अंदर जो है वो अमेरिकी एम्बेसी भी जो है वो वहाँ ने मुंतकिल कर दी थी। तो ये कुछ इक़दामात हैं जिसके हवाले से मेरे ख्याल के अंदर वो जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी के अंदर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के ऊपर जो एक बैलेंस अप्रोच जो है उसका मुज़ाहरा करने की कोशिश करेंगे। और इसी वाले से जो मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर जो बैन की जो लिफ्टिंग है वो भी मेरे ख्याल से स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। कमर चीमा साहब, मैं सेपरेट कर रहा हूँ इन दोनों चीज़ों को, मिडिल ईस्ट को अलहदा रख रहा हूँ, ईरान को अलहदा। सबसे पहले तो मिडिल ईस्ट का बता दें, कुछ तो जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, लेकिन मिडिल ईस्ट में जैसे जमाल खशोगी के ऊपर जो बाइडन ने कहा था कि हम इसका हिसाब लेंगे, इसी तरह से वो सऊदी अरब की जो किंगडम है उसके बारे में भी वो इजहार कर चुके हैं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं और ये एक बहुत गलत सिलसिला चल रहा है। फिर जो MBS का जो एडवेंचरिज्म है उसको भी वो नापसंद कर रहे हैं। तो मिडल ईस्ट में, जिसमें स्पेशली UAE है, जिसमें सऊदी अरब है, जो 2 लीड कर रहे हैं मिडल ईस्ट को, इनके साथ कैसे ताल्लुकात होंगे? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ज़माने में जो मिडल ईस्ट के रूलर्स को जो फ्रीडम मिली हुई थी कि वो यमन में जो मर्जी करें, जो इराक में जो मर्जी करें, फिर सीरिया में, फिर फ़लस्तीन के हवाले से, वो फ्रीडम तो नहीं रहेगी। इसीलिए मेरा ख्याल है कि जो मिडिल ईस्ट की लीडरशिप है वो भी अपना थोड़े तौर तरीके बदल रही है। और दूसरा ये कि जो एक अरब नेशनलिज्म हुआ करती थी या जो एक खास कॉज हुआ करता था मिडिल ईस्ट में, अब वो भी नहीं रहा। सो जो मिडिल ईस्ट के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि हमें जो सिक्योरिटी, नेट सिक्योरिटी अमेरिकन दे सकते हैं या इसराइली दे सकते हैं एज कम्पेयर, बिकॉज जो ईरान का थ्रेट है वो बड़ा, वो समझते हैं कि पर्टिनेंट है। सो हमें अमेरिका की तरफ जाना या इसराइल की तरफ जाना। सो मेरा ख्याल है कि अरब वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ रही है क्योंकि लीडरशिप भी चेंज है। सऊदी अरब के अंदर आप देखते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो थोड़े यंग बंदे हैं, वो अपनी एक्सेप्टेंस भी चाहते हैं, लेजिटिमेसी चाहते हैं, लेकिन वो जो एक इलिबरल एटीट्यूड था इस लीडरशिप का कि सऊदी अरब में अगर जमाल खशोगी को उधर है MBS सऊदी अरब में और UAE में है MBZ, तो ये मोहम्मद बिन जैद और मोहम्मद बिन सलमान, ये बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है।
जी वो ठीक है आपकी बात, लेकिन मुझे एक और चीज भी लगती है कि जो MBZ हैं वो ओवरटेक कर जाएंगे MBS को आइंदा आने वाले कुछ अरसे में, क्योंकि UAE की जो ग्लोबल स्टेज पे जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है, क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। सऊदी अरब उस हवाले से बहुत पीछे रह गया और सऊदी अरब को मिडिल ईस्ट के अंदर वो जो अपनी एक शिनाख्त होती है विद इन द अरब वर्ल्ड, उसके लिए भी चैलेंजेस मौजूद हैं और लीडरशिप का क्राइसिस भी मौजूद है। और मजे की बात यह है कि MBS ने जितनी भी जंगें शुरू की वो सारी फायर बैक कर गई हैं। अभी तो वो अपनी चीजें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और खित्ते के ममालिक के साथ एक नया रीड्रॉ कर रहे हैं। सो मैं तो समझता हूं कि और जो जमाल खशोगी वाला वाकया हुआ था उसमें जारी बात है कि वो आइंदा सऊदी अरब के ऊपर जो है वो टफ सिस्टम हो जाएगा। उस तरह मिलिट्री हार्डवेयर भी नहीं मिलेगा कि जब ट्रंप साहब आए हैं $2 मिलियन के तो उन्होंने गिफ्ट ही दे दिए, बाकी मिलिट्री हार्डवेयर खरीद लिया, तो वो चीजें लिबर्टी नहीं रहेगी। अब वो जो कैरेट एंड स्टिक होती है वो जो माजी में भी इनके लिए रही है, वो एक चीज मेरा ख्याल है एक आंदे नजर आ रही है। ईरान के हवाले से जो ट्रंप है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने मेरा ख्याल है कि वो वापस ताल्लुकात बहाल करेंगे और ईरान को जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है उसमें दोबारा लेके आएंगे, जो P5+1 जो डील से कहते हैं। और उम्मीद ये है कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ईरान के साथ ताल्लुकात को बहुत अच्छे जगह पे लेके जाएगी और इसराइल पे भी टफ होगी थोड़ी सी और ईरान को इंगेज करेगी, उनको मॉडरेट करने की कोशिश करेगी और एक लेकिन सॉफ्ट भी रहेगी, क्योंकि उनको पता है ओवरऑल फिर भी सऊदी अरब का मुस्लिम दुनिया पे एक बड़ा इन्फ्लुएंस है और जितनी भी एक सुन्नी वर्ल्ड जिसे आप कह लें वहां पे सऊदी अरब इन्फ्लुएंस रखता है। और याद होगा जब ट्रंप आए थे सऊदी अरब तो MBS ने और मोहम्मद बिन सलमान ने पूरी मुस्लिम लीडरशिप को लाके उनके पीछे खड़ा कर दिया था और बताया था कि सारी मुस्लिम दुनिया हमारे साथ खड़ी है, सो डील विद अस इन दैट वे। सो वो एक जो सऊदी अरब का चेहरा है वो अभी भी वाशिंगटन में वैसे देखा जा रहा है, लेकिन वो जो इलिबरल एटीट्यूड था MBS का और केयर फ्री और जो फ्रीडम मिली हुई थी उन्हें मिडिल ईस्ट में, अब वो नहीं रहेगी। राइट, चूंकि आपने सुन्नी की बात की तो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड में तुर्की के बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो ये ख्वाहिश रखता है कि वो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करे, जैसे शिया मुस्लिम वर्ल्ड को ईरान की लीडरशिप का एक क्रेडिट दिया जाता है कि शायद वो लीड कर रहा है, तो तुर्की जो है वो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड को, तो तुर्की के साथ भी ताल्लुकात अमरीका के कोई बहुत अच्छे नहीं है। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तुर्की, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर उवैस सलीम साहब, पाकिस्तान से अगर शुरू करें तो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हमने 4 साल में देखा कि पाकिस्तान की मिलिट्री एड को भी सस्पेंड किया गया। 2018 जनवरी में सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ताना दिया कि जी हमने आपको $33 अरब दिए, लेकिन आपने तो जैसे कोई किराए का आपको कातिल होता है कि जी आपने तो हमारा काम नहीं किया। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आ गया, उन्होंने ट्वीट का जवाब ट्वीट से दिया तो मामला ठंडा पड़ा ट्विटर के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर 2 दफ़ा 2019 में अमेरिका गया तो बड़ा कॉर्डियल जेस्चर दिया ट्रंप ने, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, लेकिन 4 सालों में कोई पेशरफ नहीं हुई दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में। जो बाइडन 8 साल जब नायब सदर थे तो पाकिस्तान को इन्होंने डील किया वॉर ऑन टेरर की वजह से और पाकिस्तान का एक इंटीग्रल रोल था। अभी ये कैसे डील करेंगे पाकिस्तान को? जी, अगर आप सदर ओबामा के 8 साल को भी देखें, जो बाइडन को एक तरह से फॉरेन पॉलिसी में ओबामा का मेंटर कहा जाता था उस वक्त, खास तौर पर उनकी फर्स्ट टर्म में, क्योंकि नायब सदर बनने से पहले जो बाइडन जो अमेरिकी सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी है उसके सरबराह थे। पाकिस्तान के हवाले से अगर आप हिस्टोरिकली वो 8 साल और ट्रंप के 4 साल देखें तो ताल्लुकात एब एंड फ्लो करते रहे हैं, उनमें एक कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं रही और उसकी एक बड़ी वजह जो है वो एक ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों तरफ। इस वक्त जो एक सेंटर पॉइंट है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का वो अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान से फौजों का विड्रॉल है। सदर ट्रंप हमने देखा कि एक्स्ट्रा माइल चले गए थे पाकिस्तान को चाम करने के लिए, तालिबान को चाम करने के लिए। वो हर कीमत पर जो है वो फोर्सेस का विड्रॉल चाहते थे और उसको एक ट्रॉफी के तौर पर इलेक्शन में अपने वोटर्स के सामने पेश करना चाहते थे, जो नहीं हुआ।
अब हमें शायद अफगानिस्तान के हवाले से वो तेजी देखने में ना आए, शराइत तस्लीम करने के हवाले से जो जल्दी दिखाई जा रही थी शायद वो देखने में ना आए, लेकिन जो है ज़ल्मे खलीलजाद को अपनी पोजीशन पर बरकरार रखने का इंदिया दिया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसका मतलब ये है कि वो बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखना चाहते हैं। ज़ल्मे खलीलजाद पिछले दिनों पाकिस्तान भी आए थे, उनकी पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकातें हुई। तो जब तक तो अफगानिस्तान फलक्रम बना रहेगा इस रिलेशनशिप का, हमें ये एंगेजमेंट नजर आएगी। उसके बाद का सिनेरियो क्या बनता है इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस खित्ते में एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस है जो अमेरिका को बरकरार रखना पड़ेगा। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ इंडिया है और एक तरफ चाइना है। सदर ट्रंप ने जिस तरह की अपने आप को सेंटर में रखकर एक जारहाना और कंट्रोवर्शियल फॉरेन पॉलिसी का पोस्चर रखा था, वो आपको यकीनन नजर नहीं आएगा। जो बाइडेन ने सदारत संभालने से पहले फॉरेन पॉलिसी में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने अपनी खित्ते के हवाले से और दुनिया के हवाले से अपनी फॉरेन पॉलिसी तरजीहात जो है वो वाज़ेह की थी, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप बराह रास्त टकराव की पॉलिसियां इख्तियार करें, आप एक मेलो और डायलॉग बेस्ड फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी इख्तियार कर सकते हैं और आप मुल्क को साथ लेकर चल सकते हैं। और सो पाकिस्तान के साथ आपको एंगेजमेंट जरूर नजर आएगी। उस एंगेजमेंट का कोई टेंजिबल नतीजा निकलता है फौजी इमदाद की सूरत में या सिविलियन इमदाद की सूरत में, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रफ़त साहब, तुर्की के हवाले से जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के, वो कोई बहुत अच्छे नहीं जा रहे। तुर्की को कैसे आप देखते हैं इन 4 सालों में? जी देखिए, तुर्की का जो मसला है वो उसके 2 पहलू हैं। एक तो अमेरिका और तुर्की के तल्लुकात का मामला है, और दूसरा ये है कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर नेटो के अंदर भी तुर्की का एक चूँकि अहम रुकन है और उसकी वजह से उसका एक अपना वजन है, उसका एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है। और फिर उसका तीसरा जो पहलू है वो है तुर्की की जो सीरिया के अंदर जो उनकी मुदाखलत है, जिसको अमरीकी मुदाखलत समझते हैं, और सीरिया के अंदर उनका रोल है, और टर्किश और सीरियन बॉर्डर के हवाले से जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है उसको मैनेज करना है। तो इन तीनों हवालों से मेरे ख्याल के अंदर अगर जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन अगर तुर्की से तल्लुकात भी अगर अच्छे ना रखना चाहे, लेकिन उनकी एक जियोपॉलिटिकल कंपल्शन है, बिकॉज कि तुर्की का एक अहम मकाम है नेटो के फ्रेमवर्क के अंदर, और तुर्की को अपने साथ मिलाए बगैर वो मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो है वो अमन की ख्वाहिश जो है उसका इजहार नहीं कर सकते हैं। और तुर्की के साथ वो तल्लुकात एक और वजह से भी रखना चाहते हैं कि अगर उन्होंने अपने तल्लुकात को बाकी जो सुन्नी बेल्ट है जो कि जिसके सऊदी अरेबिया है और उनके जो इत्तेहादी हैं उनके साथ तल्लुकात को अगर उन्होंने बैलेंस करना है तो फिर तुर्की की सपोर्ट जो है वो उनके लिए बड़ी क्रिटिकल हो सकती है। और इसी वजह से तुर्की का जो ईरान के साथ जो मामला है, ईरान के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर तुर्की का एक रोल जो है वो इराक की सूरत-ए-हाल के हवाले से भी और ईरान के हवाले से भी बड़ा अहम है। तो मेरे ख्याल के अंदर अगर वो चाहें भी तो उनकी कोशिश होगी कि तुर्की के साथ तल्लुकात अच्छे रखें, लेकिन अगर किसी वजह से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि तुर्की जो है वो रशिया की तरफ उसका झुकाव है, रशिया से वो ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, असला भी ले रहे हैं, जिसके ऊपर जो है उनको काफ़ी जो है वो एतराज़ात हैं। तो मेरे ख्याल के अंदर ये जो तुर्की का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है, और तुर्की के चूँकि पाकिस्तान के साथ भी तल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ईरान के साथ भी निस्बत उनके तल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल के अंदर तुर्की की जो फॉरेन पॉलिसी की जो छाप जो है उसके हवाले से मेरे ख्याल में तुर्की को अपने साथ रखना जो है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एक कंपल्शन बन जाएगा। राइट। चीमा साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे। चाइना और सी पैक पर खुल के अमेरिका एतराज़ कर चुका है, चाइना की कंटेनमेंट चल रही है, तो चाइना और सी पैक दोनों को आप कैसे देखते हैं इन 4 सालों में? देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि चाइना का जो सिर्फ सी पैक नहीं है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो 2013 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था उनकी कनेक्टिविटी का, वो उनके लिए बड़ा खटक रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है अमीर अब्बास साहब के इस वक्त अमेरिका जो है
वो इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर वो अपनी बहुत बड़ी प्रेजेंस लेके आ रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि जितनी भी कम्युनिकेशन लेन्स हैं या सी लेन्स हैं या जो बड़ा बिजनेस होना है वो इंडो पैसिफिक में होना है, जो कि चाइना का बैकयार्ड है। सो वहां पे उन्होंने क्या करना है, वहां पे वो मेजर बिजनेस होगा या डेवलपमेंट होगी। सो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अमेरिकन ये चीज समझते हैं कि जो चाइना पाकिस्तान को दे रहे हैं उनके पास तो देने को कुछ नहीं है इस हवाले से। सो वो उस तरह हमें रोक भी नहीं सकते, और वो समझते हैं कि चाइना की हमारे ऊपर इतनी लिवरेज है कि हम उसको कर भी नहीं सकेंगे। और मजे की बात एक बताऊं कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए थे वॉशिंगटन में, तो वहां पे बात हुई जी कि एड नहीं ट्रेड पे बात होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका फॉलो अप नहीं हो सका। और माजी में भी जितने भी हमारे वज़ीर आज़म जाते रहे हैं, वो जब एड नहीं कहते, ट्रेड की बात करते हैं, फॉलो अप नहीं होता। मुझे ऐसे लगता है, मेरी यहाँ पे कुछ मुलाकातें भी हुई, वो कहते हैं कैपेसिटी के इशू है हमारे। और ये एक दफा नहीं, बहुत दफा हमारी जो लीडरशिप है वो अमेरिकियों से बात करने को तैयार है, और वो हमें लिवरेज और स्पेस भी देने को तैयार है, लेकिन हमारी कैपेसिटी है। सो जो चाइना हमें दे रहा है वो हमारे लिए बहुत कुछ है, लेकिन अमेरिकन इस चीज भी समझते हैं कि वो बहुत बड़ी आपके लिए लायबिलिटी भी है। लेकिन हम ये समझते हैं कि चाइना हमें ग्लोबल स्टेज के ऊपर भी रेस्क्यू करता रहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमारी एक इन्फ्लुएंस है, और जो बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। सो पाकिस्तान चीन कोऑपरेशन एक और चीज है। अमेरिका कोशिश करेगा लेकिन कामयाबी नहीं होगी न्यूट्रलाइज करने। बहुत बहुत शुक्रिया। उवैद सलीम साहब हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे थे, कमर चीमा साहब और डॉक्टर रफ़त हुसैन साहब। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यूरोपीय यूनियन में बैठकर किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडा को काउंटर कर रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। पाकिस्तान को जो चैलेंजेस भारत की वजह से दरपेश हैं, चाहे वो टेररिज्म का चैलेंज है, चाहे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूनिलेटरली जो प्रोपेगेंडा भारत कर रहा है वो एक चैलेंज है, कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है, फैटफ के ऊपर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश भारत की, ये पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है। इन सारे चैलेंजेस को जहाँ रियासत पाकिस्तान की हुकूमत के इदारे अपने तौर पे उनसे डील करने की कोशिश करते हैं, वहीं ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनमें भी कुछ ऐसे मोतबर लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान की इस जंग में हरावल दस्ते के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं EU यानी यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप के चेयरमैन चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। परवेज़ साहब बेल्जियम में मुकीम है, और जो यूरोपीय यूनियन जिसका कैपिटल भी बेल्जियम ही है, ब्रसल्स में, तो वहाँ पे भी ये पाकिस्तान का केस लड़ते हैं, चूँकि पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो इनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। चौधरी साहब, जो सबसे पहले तो प्रोपेगेंडा का बताया ना, जो प्रोपेगेंडा वॉर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू कर रखी है, और वेस्टर्न यूरोप जिसका पूरी दुनिया में ज़ाहिर बात है एक रोल, अगर आप वेस्टर्न यूरोप के सारे कैपिटल्स को, जिसमें ब्रसल्स है, जिसमें पेरिस है, आप जर्मनी है, बाकी जो वेस्टर्न यूरोप के ममालिक हैं, अगर आप उनको कवर कर लें तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान को दुनिया में काफ़ी हद तक शिकस्त दे सकते हैं, जो भारत की सोच है। तो इस प्रोपेगेंडा का तोड़ कैसे बाहर बैठ के निकाला जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। तोड़ तो हर चीज़ का है दुनिया में। अगर ये इंडिया ने 2004 के आखिर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फेक मीडिया हाउसेस बनाकर, फेक NGO लेकर, फेक लोग जो कि पाकिस्तान से बागी थे, क्रिमिनल केसों में थे, बल्कि यहाँ दहशतगर्दी में भी वांटेड थे, उनको हायर किया, उनको एंगेज किया भारत ने, एंगेज किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अभी आपके प्रोग्राम के ज़रिए मसल में लोगों को ये पता को नहीं है, यानी कि सुनी अनसुनी पे चीज़ें चलती हैं। अभी जब इन्होंने ये चीज़ें शुरू की, यानी कि उन्होंने मुख्तलिफ NGO उन्होंने ली और बनाई भी। कुछ वो NGO थी जो कि बड़े अच्छे तरीके से यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन ममालिक में बड़ी क्रेडिबल थी। अच्छा, उनको इन्होंने ख़रीदा, ख़रीद कर उनके जो डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, चेंज कर दिया। उनको चेंज नहीं किया। यही तो गेम की,
अच्छा, खरीदा इसलिए चूंकि उनकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश थी, तो उनकी क्रेडिबिलिटी को इस्तेमाल करना। और इसमें मैं अक्सर ये लोगों को बताता, इसमें उन्होंने मुर्दों को भी इस्तेमाल किया, वो लोग जो एक्सपायर हो गए थे। अभी आप आज भी, यानी कि अभी पिछले हफ्ते एक यानी कि जो 9 दिसंबर को EU डिसइंफो लैब ने इनकी एक फेक मीडिया इंडस्ट्री को पकड़ा। अभी 4-5 दिन पहले एक बड़ी यूरोपियन यूनियन में बड़ी इनकी तकड़ी NGO सदफ, अच्छा, मुझे तो पता था, मैंने कई प्रोग्रामों में कहा है, ये 25% इंडिया की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा पकड़ा गया, अभी 75% बाकी है। अभी वो सदफ के जितने डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सब ने रिज़ाइन कर दिया, और बड़े क्रेडिबल लोग थे, यानी कि यूरोप में उनका एक नाम था। अच्छा, अभी कोई और NGO जब ये प्रोग्राम करते थे, प्रोग्रामों के अंदर जो लोग बैठे होते थे, फॉर एग्जांपल आपका नाम मीर अब्बास है, आपको बिठाया हुआ है, लेकिन जो NGO का डायरेक्टर है वो फोटो भी किसी और की है, आपको उसकी जगह पे रिप्लेस किया हुआ है। अच्छा, अभी वो कई बार हमने तो इनको बार जिनेवा में, ब्रसल में, फ्रैंकफर्ट में, एम्स्टर्डम में, पेरिस में, रूम में, स्टॉकहोम में, लिस्बन में, बार्सिलोना में, ग्रीक एथन में, मिलान में, हमने जिनेवा में, हमने इनका पीछा करते रहे। यानी कि मैं EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन और मेरे 16-18 मुल्कों में जो हमारी फेडरेशन है, हम इनके पाँव पे पाँव रखते गए। अभी इन्होंने आखिरी टाइम पे थोड़ा सा जो मॉल गरमाया, वो PTM को आगे ले आए, ये जो पश्तीन की जमात है, तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। हाँ, अभी उनको इन्होंने, अच्छा, उनको सपोर्ट करना शुरू कर भाई दिया। सपोर्ट नहीं, वो भी आगे हैं। अभी आपके प्रोग्राम में बताऊं, वो भी आगे हैं। अभी वो हॉलैंड और फ्रांस में उनके जो चैप्टर तो वहाँ हैं, लेकिन IP एड्रेस अभी जो उन्होंने पकड़े हैं वो अमेरिका के हैं। जो उनकी जो वेब है, जो उनके ट्विटर हैं, ये अमेरिका से ऑपरेट हो रहे थे, कोई इंडिया से ऑपरेट हो रहे थे। अभी ये चीज़ें जब अभी हमें इसके ऊपर हमें भी थोड़ी फ़र्ज बनता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी, फॉरेन ऑफिस का भी, हमारा भी कोई काम है। अभी EU डिसइंफो लैब ने तो कुछ लोग यानी कि इनका भयानक चेहरा सामने ले आए हैं। अभी हमें भी अपने तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट में कुलभूषण को ले गए, अभी नंदन को हमने पकड़ के वापस किया। अभी पुलवामा पे, यानी कि दुनिया का वाहिद मुल्क इंडिया है जिसने अपनी ही सरजमीन पर अपने खिलाफ हमला करा के अपने फौजी मरवाए, 40 से ज्यादा लोग मार दिए। इल्जाम यानी कि दुनिया का खतरनाक तरीन खेल। अभी नरेंद्र मोदी से तो कोई ऐसी तवक्को हम रख भी नहीं सकते, क्योंकि वो इंटरनेशनल टेररिस्ट है, और हमने उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट नहीं कहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसके ऊपर सफरी पाबंदियां लगाई थी, बुचर ऑफ गुजरात कहा था। ये बुचर ऑफ गुजरात है, बुचर ऑफ ऑक्युपाइड कश्मीर है। अभी जो अपने फौजी मरवाता है अपने इलेक्शन जीतने के लिए, वो पाकिस्तान के खिलाफ किस हद तक जा सकता है? पाकिस्तान ये अभी ये लम्हा फिक्रिया है कि हमारे खिलाफ वो किस हद तक जा सकता है। अभी मैं ये कहता हूँ, हमें अभी मजलूम नहीं बनना है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। अभी हमें प्रूफ मिल गए हैं, हमें अभी ये प्रूफ लेकर, ये नहीं है कि फॉरेन ऑफिस टू फॉरेन ऑफिस इनको कन्वे कर दिया, हमारा काम पूरा हो गया। तो ये यहाँ हमारी गवर्नमेंट ने तैयार किया, जब ये EU डिसइंफो लैब और कुछ और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो इनकी कोविड ऑपरेशंस को पकड़ा, इनके कुलभूषण यादव से और जो इनको लीड्स मिली, तो इन्होंने एक डोजियर बना के भेजा है दुनिया के सामने। तो वहाँ यूरोप में हमारे डोजियर की कोई गूंज है, कोई आवाज़ आ रही है? एक चीज़ तो मैं आपको बताऊं, बल्कि ये मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी एक मैसेज देना चाहता हूं। अभी डोसियर बनाए, फाइल बनी, फॉरेन ऑफिस टू फॉरेन ऑफिस कन्वे हो गई, इज़ नॉट एनफ। ये डोसियर इतने मजबूत हैं जिनके ऊपर हमारी सालों की मेहनत है। हमने इनको अफगानिस्तान से पकड़ा, बलूचिस्तान से कुलभूषण पकड़ा, अभी उनके साफी ने ही वो जो उसकी व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई, गोस्वामी की। हाँ, अभी ये सारी चीज़ों को मिलाकर, डिसइंफो लैब को मिलाकर, हमें दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे, ये नहीं है कि सिर्फ फाइल दे के खामोशी इख्तियार करनी है, इस केस का पीछा करना है। अभी इसकी मैं मिसाल देता हूँ, ये डोसियर अगर यूरोपियन पार्लियामान में जो हमारे पाकिस्तान के दोस्त हैं या हमारे हम ख्याल हैं
जिनको पता है कि इंडिया जो है भयानक खेल खेल रहा है और यूरोप की ज़मीन को भी इस्तेमाल किया है, ये भी क्राइम है। अभी हमें उन पार्लिमान के मेंबर तक ये केस लेके जाना है, उनकी ह्यूमन राइट्स कमेटी में लेके जाना है और पार्लिमान के अंदर फिर इसके ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए कि ये दोषियर हमें पाकिस्तान की तरफ से आए हैं और ये दोषियर हमें यूरोप ने दिए हैं, डिसइंफो लैब ने दिए हैं, इनके ऊपर फिर बहस हो। अभी मैं इस बात को ज़्यादा ना तो ये समझता हूँ कि हमने दोषियर दे दिए तो खामोश हो जाए, नहीं, हमें अपने फॉरेन मिनिस्टर को, फॉरेन सेक्रेटरी को यूरोप के अंदर, ये कहते हैं कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क, उनको जाकर डोर टू डोर जोड़ना पड़ेगा। ये केस हमारा अच्छा, ये आपके खिलाफ मैं देख रहा था, ये इंडियन मीडिया में काफ़ी प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ चलता रहता है कि आप खालिस्तान मूवमेंट को फ्यूल कर रहे हैं। ये आपकी तस्वीर भी वहाँ शाया की जाती हैं, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, साथ आपने लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब को भी, उनको भी बदनाम कर दिया अपने साथ। तो ये क्या करते हैं, आपकी हरकतें क्या है वहाँ पे? लॉर्ड नज़ीर जो है इस फेडरेशन के पैटर्न चीफ हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूँ, ये कश्मीर का वो पुत्र है जिसने अपनी लॉर्डशिप तो कुर्बान कर दी, लेकिन अपनी ज़बान को मजलूमों के हक में उठाता रहा। और ये मैं ऐसे लोगों को सन ऑफ सॉइल कहता हूँ जिन्होंने अपनी लॉर्डशिप का परवाह नहीं किया। उसने कहा कि ये हज़ारों लॉर्डशिप मैं दे दूंगा लेकिन मजलूमों का केस लड़ूंगा। अभी जो आपने कहा मेरे लॉर्ड साहब के साथ उनके, मैंने उनको भी बदनामी नहीं है अमीर बाद साहब, ये मेरे लिए तुरा इम्तियाज़ है कि इंडिया को मुझसे खौफज़दा हैं, नरेंद्र मोदी की मैं नींद में हूँ। उनने मेरे ऊपर ये चीज़ें लिख कर वो ये बताना चाहते हैं यूरोपियन लोगों को कि हम ये लिख देंगे तो यूरोपियन लोग मेरे ऊपर पाबंदी लगा देंगे। मैं पिछले 20 साल से यूरोपियन पार्लियामेंट में जा रहा हूँ और EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जो है ये यूरोपियन लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड है। हम ना तो किसी से पैसा लेते हैं, ना फंड लेते हैं, ना किसी के पैरोल पे हैं। खालिस्तान हम पाकिस्तान और यूरोप के अच्छे तल्लुकात चाहते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ का जो केस है पाकिस्तान का वो आप वहाँ पे प्लीड करते हैं मुकम्मल तौर पर। अच्छा, चूंकि आप ऑब्वियसली वहाँ पे इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानियों में से हैं जो पाकिस्तान से बाहर वेस्टर्न यूरोप में हैं, तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके जो इश्यूज़ हैं, इमरान खान की हुकूमत आने से पहले वो ना नवाज शरीफ की हुकूमत से खुश थे, ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत से खुश थे। आप यहाँ आए, आपकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी हुई है, जुल्फी बुखारी साहब से भी, चूँकि वो ओवरसीज़ के मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात हुई है। अभी ये 2.5 सालों में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इमरान खान की सूरत में उनको नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी नज़र आ रहा है या कोई तब्दीली नज़र आ रही है उनको? एक बात तो मैं आपको प्रोग्राम के ज़रिए कहता हूँ, परसों तरसों लॉ मिनिस्टर ने, जाहिर है कि लॉ मिनिस्टर जो है इसी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कैबिनेट का मेंबर, उन्होंने एक बड़ा पाकिस्तानियों का, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, बल्कि ये मैंने भी कई बार रिक्वेस्ट की कि लोगों को यहाँ अदालतों में सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर बड़ी जलालत और ख्वारी करनी पड़ती है। एक तो आप प्रोग्राम के ज़रिए इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मसला का हल निकाल लिया। अभी हमें हमारी एम्बेसीज में, हमारी कौंसलेट में, जिन मुल्कों में आप हैं वहीं पर सक्सेशन सर्टिफिकेट, इनको इस पे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन जो आपने कहा कि जरदारी की शक्ल और नवाज शरीफ की शक्ल, वो अभी 90% हमें इनमें नजर आती है। अच्छा, अभी इमरान खान जो है वो उनमें 90% नवाज शरीफ पाकिस्तानियों को नजर आता है। इसकी मैं आपको मिसाल जो आपके ज़मीनों पर कब्जे, यहाँ पे वापस आने के बाद जो चोरी डकैती और अब बाकी जो आपको यहाँ के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ डील करते वक्त परेशानी, फॉरेन मिशंस के साथ डील करते हुए परेशानी, पासपोर्ट ऑफिस, ये मसले जो मसले हैं। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। OPC, ये पंजाब में ओवरसीज पंजाब कमीशन था, ये पिछली गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने बनाया। ये वजह अच्छा कदम था, आसन कदम था। इसके ऊपर मसला ये है कि ये इन्होंने अदारा तो एक अच्छा बना दिया, लेकिन इसके ऊपर अपने मुंशी लगा देते हैं। अच्छा, और ये मुंशी हमें लूटते हैं। अभी पिछले दौर में जो मुंशी था वो नेब में उसका केस चल रहा है। ये मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊं? बिल्कुल दिखा। ये देख रहे हैं कि इनके साथ तस्वीर है आपकी? ये यूरोपियन पार्लियामेंट का नहीं, ये साथ ये एक और साहब खड़े हैं, इनका नाम क्या है? ये चौधरी मोहम्मद सरवर चौधरी, जो गवर्नर पंजाब है। गवर्नर पंजाब, ये गवर्नर पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में भी, और इन्होंने ही बनवाई। इन्होंने गवर्नरी छोड़ दी। इन्होंने कहा कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे पर एतमाद करते थे, उनके काम नहीं हो रहे, लिहाजा मैं नहीं रह सकता इस हुकूमत में। आपने इनसे पूछा है
कि जी हुण गवर्नरी को नहीं तुसी छड़ दे। मैं भी आपको बताऊं कि चोई सर्वर यूरोपियन पार्लियामेंट में 3 बार हमने GSP प्लस का स्टेटस लिया, 2 बार ये मेरे साथ थे। और इनको एज ए गवर्नर कोई बंदा नहीं जानता यूरोप में, एज ए MEP, क्योंकि ये पहले मुसलमान MEP थे और इनको ये भी तो इम्तियाज हासिल है कि इन्होंने अपना हलफ कुरान के ऊपर लिया था। ये बड़ा काम है। अभी इनको ये पता चल गया है कि इस मुल्क में गवर्नर नून लीग का हो या PTI का हो, चोई साहब काम करना चाहते हैं। इस बंदे को गवर्नर बना के हमने ज़ाया कर दिया, इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में भेजकर पाकिस्तान का केस लड़ाना चाहिए, ये ज़रूरी है। और जो मेरी एक बात कर रहा था OPC, अभी उसके अंदर जब मैं जुल्फी बुखारी साहब का आपने जिक्र किया, हफ्ता पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा जी ओवरसीज़ जो पंजाब का कमीशन है बहुत ज़्यादा शिकायत हैं। तो अभी उनका आगे से जो जवाब था, क्योंकि मैं ओपन बोलने वाला बंदा हूँ, क्योंकि मैं ना तो किसी पाकिस्तान की सियासी जमात से मेरा तल्लक है, मुझे फ़ख्र है सिर्फ सब्ज़ हलाली परचम पे, यही मेरी पहचान। बुखारी साहब ने मुझे कहा हाँ शिकायतें तो मेरे पास भी बहुत आती हैं, तो मैं जो डिप्टी वाइस चेयरमैन है OPC पंजाब का, मैं उसको टाइम नहीं दे रहा हूँ। भाई अगर आप उसको टाइम नहीं देंगे, उसके खिलाफ जो शिकायतें हैं वो सुनेंगे नहीं, बात को आगे नहीं करेंगे, मुंह इस तरफ कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। आप अब हमारे नुमाइंदे हैं, अगर आपने हमारे मसाइल हल ना किए, जुल्फी बुखारी साहब हों या कोई और बड़ा तुरमहा हो, हम उसका पीछा करेंगे अपने हक के लिए। हम हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे, इवन इमरान खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 22 साल से आपने एक ही नारा रखा है कि मैं आऊंगा तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये कर दूंगा, दूध की नहरें। अब तो उनके 2.5 साल के बाद जाने का टाइम भी आ गया। देखिए जाने का या आने का फिक्र नहीं है, हमें है कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसले हल हों ताकि इस मुल्क में हम इन्वेस्टमेंट लेके आ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी परवेज इकबाल साहब, चेयरमैन EU पाक फेडरेशन यूरोप बेस्ड इनकी ये तंजीम। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।